नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,270 करोड़ का बजट पेश किया। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी को भोजन और सामाजिक न्याय वाला यह बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के विकास पर जोर दिया गया है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क समेत कई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बजट में राशि आवंटित की गई है। वहीं कई नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव के बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो बजट पेश हुआ है। 91,270 करोड़ का यह बजट है जो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। और उनका यह कहना है कि ये हर पेट को भोजन मिले, इस पर पूरा जोर दिया गया है। इस बजट में विकास बेहतर हो सके, विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम होगा। केंद्र से राज्य को मदद नहीं मिल रही है, ये कहना है वित्त मंत्री का। और राजकोषीय घाटा 10,200 करोड़ के करीब रहने का अनुमान जताया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 91,270 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूँ। दुधारू मवेशी पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नई अवधारणा फी सुविधा को आच्छादित करने की योजना अंतर्गत राज्य के 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में निधि की त्वरित एवं सुलभ उपलब्धता हेतु राज्य के सखी मंडलों को इस वर्ष करीब 449 करोड़ रुपये का चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 546 करोड़ रुपये क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 सखी मंडलों को सक्रिय निधि एवं 20,000 सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य के पठारी भौगोलिक स्थलाकृति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की सार्थकता एवं उपादेयता बनाए रखने के लिए 213 आहर तालाब मध्य सिंचाई योजना एवं 100 जमींदारी बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में कराए जाने का कार्यक्रम जारी। इससे फायदा आप लोग उठाइए, गांव-गांव में जाकर के बताइए कि तालाब और ये आहार वगैरह का मरम्मती होगी, उसको और बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। फेडरेशन के द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क कूलिंग पॉइंट से संबद्ध कुल 2,372 गांव के 19,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक में खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मत्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलगांव का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केंद्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य में मछुआरों, प्रगतिशील किसानों, मत्स्य ग्रामीण मछली पालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये स्वनियोजित आत्मनिर्भर हो सके। 2,40,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
इससे ग्रामीण इलाके में आय की वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 7,390 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादों को अनुदान पर मत्स्य स्पॉन आहार तथा फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 91,270 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूँ। दुधारू मवेशी पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड KCC नई अवधारणा फी सुविधा को आच्छादित करने की योजना अंतर्गत राज्य के 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में निधि की त्वरित एवं सुलभ उपलब्धता हेतु राज्य के सखी मंडलों को इस वर्ष करीब 449 करोड़ रुपये का चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 546 करोड़ रुपये क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 सखी मंडलों को सक्रिय निधि एवं 20,000 सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य के पठारी भौगोलिक स्थलाकृति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की सार्थकता एवं उपादेयता बनाए रखने के लिए 213 आहर तालाब मध्य सिंचाई योजना एवं 100 जमींदारी बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में कराए जाने का कार्यक्रम जारी। इससे फायदा आप लोग उठाइए, गांव-गांव में जाकर के बताइए कि तालाब और ये आहार वगैरह का मरम्मती होगी, उसको और बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। फेडरेशन के द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क कूलिंग पॉइंट से संबद्ध कुल 2,372 गांव के 19,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक में खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मात्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलगांव का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केंद्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य में मछुआरों, प्रगतिशील किसानों, मत्स्य ग्रामीण मछली पालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये स्वनियोजित आत्मनिर्भर हो सके। 2,40,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इससे ग्रामीण इलाके में आय की वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 7,390 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादों को अनुदान पर मत्स्य स्पॉन आहार तथा फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो बजट तो पेश हो गया है और बजट में कहा गया है कि ये गरीब गुरबों के लिए है, सबको खाना मिले, सामाजिक न्याय के प्रति, विकास के प्रति ये पूरी तरह से बजट जो है वो केंद्रित होगा। और इसमें खास बातें ये कही गई हैं किसानों के लिए। बार बार जो बात हो रही थी कि किसानों का लोन माफ करने की बात है, इस बार भी 1,200 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है किसानों की कर्ज माफी के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि खास बातें क्या हैं। पर्यटन पर जोर होगा और आपको सड़क बनाने की बात है कि सड़क बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर होगा। इस बार एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे 69 2021-22 में। 3,480 करोड़ का प्रावधान पथ निर्माण विभाग के लिए रखा गया है। बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ का प्रावधान है। किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान है।
और 3000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार राजकोषीय घाटा 10,210 करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है। खैर, चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान सब जुड़ेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष से। फिलहाल विपक्ष की बात करें, बीजेपी के विधायक नीलकंठ मुंडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे रेजिडेंट एडिटर रांची से मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं और शमशेर आलम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। पहले मनीष, आपका रुख कर लेते हैं। एक बार जरा बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बजट जो पेश हुआ है, सरकार ने बजट पेश होने से पहले जो बातें कही थी कि ये बजट जो है वो हर एक तबके को फायदा पहुंचाने वाला होगा। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, भोजन हर पेट को उपलब्ध हो, इसकी बात हो। क्या वाकई जो पहले वादा किया गया और जो बजट पेश हुआ, दोनों में कनेक्शन कितना बन पाया? अगर इस बजट को अगर आप देखें तो पहली झलक जो इम्प्रेशन आपका बिल्ड होगा वो ये कि पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में अगर 21-22 का जो बजट पर अगर हम गौर करें तो इसमें 2-3 चीजें हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का दिख रहा है। पहला ये कि पिछले बार की तुलना में 5,000 करोड़ से अधिक का बजट में जो है वो इजाफा किया गया है। पिछले बार 86,000 करोड़ था, इस बार 91,000 यानी 5,000 करोड़ प्लस को ऐड ऑन किया गया है इस बार के बजट में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोरोना के कारण, यानी कि 2020-21 में जो विकास दर होता है, यानी कि झारखंड का जो विकास दर था वो काफी उसमें गिरावट आई, जो कि 6.7% तक चली गई। ऐसे में इस बार वित्त मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि इसमें 2.5% का इजाफा होगा, यानी अब ये 6.7 से बढ़कर के तकरीबन 9.5 तक इसको ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर 9.5% तक अगर जीडीपी जाती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ेगी और पैसा जो है वो लोगों के जेब में रहेगा, तो वो खर्च करने की उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऐसे में ये जो 2.5% का जो गैप है, इस गैप को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज जो है पूरी सरकार के लिए होगी। और इसको लेकर के एक्शन प्लान जो है उसका एक खाका तो खींचा गया है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। जिस तरह से वित्त मंत्री कह रहे हैं, बजट पे जब वो रीड कर रहे थे, बजट जब पेश कर रहे थे, उस दौरान भी कह रहे थे कि केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो बिना केंद्र के सहयोग के इस 2.5% के गैप को वो कैसे फुलफिल करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब फिनेंस मिनिस्टर थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि इस बजट में अगर हम देखते हैं, इसका प्रारूप देखते हैं, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र पर काफी फोकस किया गया है, नो डाउट, जिसकी झलक और जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार जो है कई सारी सौगातें लेकर के आ रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस बजट में इसकी छाप जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे कि 15 लाख लाभुकों को 5 किलो का जो चावल है वो 1 रुपए की दर पर, हालांकि इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की जा रही है, तो कई योजनाओं का नाम भी बदला जा रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए तकरीबन 1618 करोड़ देने की तैयारी सरकार की तरफ से इस बजट में प्रावधान किया गया। इस तरह से रोड के डेवलपमेंट की बात हो, पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि जो उद्योग हैं या फिर जो लोग गांव में जो जिन चीजों पर लोग निर्भर करते हैं खेती पर, उन चीजों पर फोकस किया गया है। लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट इस पर पढ़ने के बाद इस पर एनालिसिस करने में थोड़ी और आसानी मुझे लगता है शमशेर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो शायद इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। लेकिन अब ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद, बिल्कुल शमशेर जी, जो मनीष मेहता भी बता रहे हैं और बजट हमने जो देखा है, जो मेरे पास बजट के बारे में जो मुख्य मतलब पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, उस पर मैं बात करता हूं। कहते हैं कि कोई भी सरकार जितनी ज्यादा लोक लुभावन या जनहित की योजनाओं की बात करती है, उतना ज्यादा उसके राजकोष पर दबाव पड़ता है, बढ़ता है, ये तय है। और जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है फायदे के लिए, तो आपको थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आपका फोकस, एक तो आप कर्ज माफी किसानों की कर रहे हैं, उसके लिए भी आपने बजट रखा है। आपने गरीबों की बात की है, आपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा भोजन उपलब्ध कराने की मतलब पुख्ता तरीके से आपने बात की है। देखिए, मैं कुछ चीजों पर खास तौर पर गौर करूंगा कि जब आप बजट पेश कर रहे हैं और आपका ध्यान है कि मैं सबको फायदा ही पहुंचाऊं, ऐसे में मनीष जो कह रहे हैं कि 2.5% का ग्रोथ आप विकास दर में लाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपका 10,500 करोड़ का राजकोषीय घाटा का अनुमान आपने लगाया है। कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ? क्योंकि आप तो सॉफ्ट होकर चल रहे हैं, आप कोई कड़े फैसले करने की बात नहीं कर रहे, तो फिर करेंगे कैसे? देखिए कात्यायन जी, ये बात सही है कि जो विकास दर हमारा था
कोरोना काल में निश्चित तौर पर हम उस विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, साथ ही साथ आपने जो 2.5% पर आप और मनीष मेहता जी दोनों आदमी बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि केंद्र सरकार ने हमारे कई ऐसे माइंस मिनरल्स के रॉयल्टी को ले ले या और भी जो हमारे शेष है उस शेष पर जब से हमारी सरकार बनी है उस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। तो पहला तो एक हम लोगों का दबाव होगा कि उस शेष को, उस रॉयल्टी को हम कैसे राज्य में लाने का प्रयास करें। दूसरा जो है कि झारखंड में जो माइंस मिनरल्स हो, चाहे आयरन ओर हो, आयरन ओर आप देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से आयरन ओर का नाम रेजिंग का कार्य हो रहा है और न वो बाहर जा पा रहे हैं। सरकार निश्चित तौर पर आयरन ओर पर फोकस करेगी और भी जो माइंस मिनरल्स है उस पर हम फोकस करने का काम करेंगे। दूसरा चीज ये है कि बजट को लेकर के आज बहुत सारे लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा होगा कि बजट चूंकि सामाजिक क्षेत्र को देख करके हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, साथ ही हमने जो संकल्प में जो हमारा जो एजेंडा था और एजेंडा के तहत हमने फोकस किया था कि गांव के आदिवासी और खास करके विशेष करके आदिवासियों पर और किसानों पर हमारा फोकस होगा और हम उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो बजट में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने चाहे वो आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, अल्पसंख्यक नौजवानों को रोजगार देने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने उनको 5 लाख रुपया ऋण के रूप में और 40% अनुदान के रूप में, ताकि वो अपने बदौलत कोई व्यवसाय को ये करके खड़ा हो सके। किसान नौजवानों के लिए हमने मत्स्य पालन को लेकर के, तालाब को लेकर के और करेंगे, एक मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल था, बेसिक जो सवाल था, शुरुआती तौर पे मैं फिर कह रहा हूं कि आपने कहा कि कुंडली मारकर केंद्र सरकार बैठ गई है, यानी आपको मदद नहीं मिल रही है। चलिए आप ही की भाषा में कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि वो कुंडली मारकर बैठी ही रहती है आपकी भाषा में और मदद नहीं करती, नहीं छोड़ती, आपको फायदा नहीं पहुंचाती, तो क्या आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अगर केंद्र मदद नहीं करे और कुंडली मारकर आपकी भाषा में अगर बैठे रहे तो आप जो 9.6 ग्रोथ देने की बात कर रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, या आप मान रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा कि जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ तो कई तरह के माइंस और मिनरल्स है, लेकिन विशेष करके आयरन ओर जो हमारा है, आयरन ओर पिछले 5 वर्षों से कात्यायन जी देखेंगे तो उस पर पिछली सरकारों ने किसी तरह का फोकस नहीं किया और उसको उस आयरन ओर के डेवलपमेंट के लिए कैसे हम अधिक से अधिक रेज कर सके उस पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अब हमको जरूरत पड़ेगी, हमको पैसे की आवश्यकता होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार वैसे तमाम माइंस मिनरल्स, ये नहीं कि आयरन ओर है। मैं आपके मुख्यमंत्री की बात आपको याद दिलाता हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात याद दिलाता हूं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश जो खनिज संपदा से परिपूर्ण रहा हो, उन्होंने ये बात कही कि अगर उसका बहुत ज्यादा दोहन हुआ है, खनिज संपदा के ही पर आश्रित रहा है, तो वो कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया या विकसित प्रदेश नहीं बन पाया। और आप कह रहे हैं कि हम जो डेवलपमेंट की ग्रोथ पाएंगे वो उसी खनिज संपदा की बदौलत पाएंगे, यानी आप ज्यादा से ज्यादा दोहन या खनन या जो भी कह लीजिए आप करना चाहते हैं, जो कि मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं पहले ही। नहीं, खनन के साथ साथ और ऐसे कई स्रोत होंगे जिससे कि हम राजस्व जनरेट करेंगे। और आप देखें अभी तो वित्त मंत्री जी स्वतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो इस का जवाब जरूर देंगे कि 2.5% तो कहां से लाएंगे। लेकिन एक बार हम बीजेपी की तरफ चलते हैं और मनीष सारे पॉइंट जो बोल रहे हैं वो सब आप सुनते रहिएगा। आखिर में फिर मैं आपसे आपके पास आऊंगा कि जो लोग जो कह रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। एक बार बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। नीलकंठ मुंडा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलकंठ जी, आप बताइए, केंद्र सरकार की मदद मिल नहीं रही है, लोक लुभावन और जनहित की बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है और सरकार कह रही है कि हम अपना डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ जो है विकास दर को 2.5% और ऊपर लेकर जाएंगे, इस बार 9.5% से ज्यादा लेकर जाएंगे, लेकिन आपकी मदद के बगैर आपकी सरकार केंद्र से मदद नहीं कर रही। देखिए सर, हमारी केंद्र की सरकार शुरू से ही इस राज्य के सरकार के साथ रही है और शुरू से ही ये सरकार को मदद करने का काम करती है। हेलो जी हम सुन रहे हैं, आप बताइए। हेलो, हाँ हम सुन रहे हैं। हेलो, हाँ, शुरू से ही राज्य को, सभी राज्यों को मदद करने की रहती है।
लेकिन आप देखेंगे कि आज का भी बजट देखा जाए या पहले का भी बजट देखा जाए, पिछले वित्तीय वर्ष में भी इन लोगों ने बजट पेश किया था और आज 1 साल 27 दिन के बाद पूरा होने वाली है। आज 3 तारीख को फिर सरकार के द्वारा बजट पेश की गई है और उसमें आप देखेंगे कि आज तक ये सरकार मात्र केवल 27% खर्च कर पाई है और कहती है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ के लोगों के हित में हम जो बजट लेके आए हैं इसको हम लोगों के बीच में खर्च करेंगे। लेकिन ये सरकार आज तक 11 महीना 3 दिन में मात्र 27% खर्च की है। तो केवल ये सरकार का एक ढकोसला है कि अपना बजट में प्रावधान करके हम किसी तरह यहाँ की जनता को बरगलाने का काम करेंगे। और आज देखा जाए कि हमारे राज्य में जैसे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री आवास हुआ या फिर ग्रामीण सड़क हुआ, पुल पुलिया हुआ, अनेकों क्षेत्र में सखी मंडल के क्षेत्र में पैसा देने का काम करता है। लेकिन उस क्षेत्र में भी देखिए तो इस सरकार इस 1 वर्ष में कितना काम किया है। क्योंकि हमको तुलना करना है तो पिछला बजट और इस बजट के बीच में जो ये सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया था उन बजट का हम कितना खर्च पाए। नहीं, लेकिन ये तो थोड़ी बेईमानी भी हो जाएगी ना नीलकंठ मुंडा जी, ये थोड़ी बेईमानी भी हो सकती है ना, क्योंकि जो पिछले साल से आप तुलना कर रहे हैं, ये भी समझिए ना कि देश का कोई ऐसा प्रदेश है क्या जो पिछले साल बेहतर परफॉर्म कर पाया हो। कोरोना संक्रमण काल वाले एक जो है वो तो एक्सेप्शनल केस मानिए ना, उससे आप तुलना क्यों कर रहे हैं भाई? आपका तो काम है ना कि मदद करें केंद्र से। वो कह रहे हैं कि प्रदेश की हिस्सेदारी केंद्र खा जा रहा है, दे ही नहीं रहा, कुंडली मार के बैठे हैं, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। हम लोग कहे ना कि हम लोग केंद्र की सरकार तो कह रही है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी आप डीपीआर बना के दीजिए, प्रधानमंत्री आवास में जो हम आपको पैसा दे रहे हैं उसका खर्च कीजिए। तो जब सरकार खर्च ही नहीं कर पाएगी, सरकार जब अपना शेयर जो है, जो उनका जो 40% देना पड़ता है, वो अपना शेयर नहीं दे पाएगी, तो फिर हम कैसे विश्वास करें कि सरकार अब तो इसका मतलब आप इतने कठोर हो जाएंगे कि आप कोरोना काल से ही तुलना करने लगेंगे। खैर, शमशेर आलम साहब इसका जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप इसको काउंटर करिए, आप अपनी चर्चा बताइए। वो कह रहे हैं कि हम पिछले साल से ही तुलना करेंगे कि पिछले साल आपने क्या काम किया। देखिए नीलकंठ, नहीं, देखिए पिछले साल आपने ठीक कहा कात्यायन जी कि जिस तरह से आप तो हमारे इनके प्रश्नों का जवाब आप स्वतः दे दिए हैं कि कोरोना काल में जहां देश के तमाम राज्यों ने इस पर फोकस नहीं कर पाया, तो उसमें से झारखंड भी है कि हम खर्च करने में जरूर पीछे रहे हैं। लेकिन माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी को यह जानकारी होना चाहिए कि 53,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व पर इन लोगों ने कभी दबाव डाला? या सेस का जो पैसा हमारा है, जीएसटी का जो पैसा है, ये सारे पैसे करीब लाखों करोड़ रुपए जिस पर केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठे हुई है। और आप ये देख रहे हैं कि नीलकंठ सिंह मुंडा जी ये बोल रहे हैं कि केंद्र सहयोग कर रही है। अरे जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, आप तो मदद क्या कीजिएगा। आपने डीबीसी के मामले पर जिस तरह से बिजली काट करके राज्य को और तुगलकी फरमान जारी करके आपने हमसे 1380 करोड़ रुपया को कटौती करने का काम किया और 2 बार इस तरह की घटना की है, तो हमको लगता है कि नीलकंठ सिंह मुंडा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए और राजहित में कि कितने बड़े राज्य के हितैषी हैं कि कभी भी चाहे भारतीय जनता पार्टी के करीब झारखंड में 12 सांसद हैं। हाँ। और उसके अलावा भी कभी इन लोगों ने तमाम सांसद कभी ये ठीक है। चलिए, हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़े हुए हैं जो झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर हैं। अनिल यादव जी, आप बताइए कि इंडस्ट्रीज के लिए कितना फायदेमंद होगा बजट, क्योंकि बात उद्योग की होती है तो कहा जाता है कि बिहार और झारखंड से जब झारखंड अलग हुआ तो सारा उद्योग सब कुछ झारखंड को मिल गया। क्या ये बजट वहां झारखंड में औद्योगिक विकास में मददगार साबित हो रहा है? कोरोना काल के समय को आप हटा करके और आप आगे देखेंगे। ठीक है, अनिल यादव जी। जी, चूंकि ये सर कोरोना को लेकर के 2020-21 का जो वर्ष रहा है, वित्तीय वर्ष काफी बुरा रहा है। और देखा जाए 21-22 के लिए तो सरकार को व्यवसाय को लेकर के चिंतित होनी चाहिए। व्यवसाय अगर नहीं होगा तो कोई भी सरकार सरवाइव नहीं कर पाती है। चूंकि झारखंड में सारे खनिज संपदा हैं और इस
झारखंड के अंदर असीम संभावनाएं हैं व्यापार के। तो मैं यही चाहूंगा सरकार से भी जो 5,000 करोड़ बजट इस बार ज़्यादा लाने का ये हुआ है, तो जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यवसाय है, उसमें सरकार को बिल्कुल चिंतित होनी चाहिए और व्यवसायी वर्ग के लिए चिंता करना चाहिए। ठीक है, एक नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन के महासचिव हैं। राजीव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे, कैसा बजट रहा है, कितना झारखंड में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सकता है इस बजट के बाद? ये कोरोना काल है, 100 वर्षों के समय में ऐसा कोई समय नहीं आया जब ऐसे हालात में कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ पूरे विश्व के समक्ष एक संकट खड़ा था और उसका एक बजट आए, हम उसका सराहना करेंगे, हम उसका बहुत विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न है जो उठने चाहिए, वो ये है कि झारखंड में खनिज बहुल क्षेत्र है और इस खनिज बहुल क्षेत्र में जो आवश्यकता है वो ये है कि खनिजों की वैल्यू एडिशन इसी स्टेट में हो और इसके लिए राज्य सरकार अगर दबाव बनाए, यहाँ के जो यहाँ से माइनिंग रॉ मेटेरियल बाहर जा रहे हैं उसके बजाय वो अगर वैल्यू एडिट होके जाएंगे तो यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिलेगा, राज्य को राजस्व मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इन सब चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता है। और अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो धराशायी की स्थिति में है, वो काम नहीं। लोगों के प्रति जो एक सोच करनी चाहिए, पांडे जी भी आ गए, सरकार इस पे ध्यान देगी कि आने वाले उद्योग लगे, उद्योग आगे से अच्छे से चले और उद्योगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सारी क्लियरेंसेस और सारी फैसिलिटीज मिले। अभी इस स्टेट में जो भी बजट आएगा, देखिए उद्योग और व्यापार सरकार को इतना राजस्व देंगे, आज के दिन इतने सालों के बाद भी हम 1 लाख करोड़ के सालाना बजट को पार नहीं कर सकते। आवश्यकता यह है कि बजट का आकार बढ़े और आकार बढ़ाने की जो मूल आवश्यकता है वो ये है कि हम लोगों को राज्य का राजस्व कैसे बढ़े, और वो राजस्व तभी बढ़ सकता है जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहीं पे यहाँ का पदार्थ का वैल्यू एडिशन होगा, तभी जाकर के। चलिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी या जनहितकारी या फिर कहें लोक लुभावन योजनाओं के नाम पर या उन पर फोकस करने के चक्कर में जहां रेवेन्यू जनरेट करने की संभावना होती है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, आपका ये कहना है? जी, एक और संशोधन, देखिए लोक लुभावन योजना भी तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास बजट है। बिल्कुल, और बजट के रेवेन्यू है वो आएगा ही नहीं, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं तो आपके पास योजनाओं के लिए भी बजट की कमी रहेगी हमेशा। आप अपने जो भी सरकार रहेगी उसको अपने जो उन्होंने जनता से वादे किए उसको पूरा करने के लिए अगर बजट उसके पास नहीं रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है जो मनीष ने भी शुरू में ही उठाई थी, तो एक बार हम चाहेंगे कि उस पर हम फिर से चर्चा करें मनीष से, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है। और आपको बता दें कि मनोज पांडे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शुरुआत मनोज जी आपसे करेंगे।